सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास 4 तरह के केसेस आते हैं, जिसमें पहला डिजेनरेसी, दूसरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तीसरा अल्टरनेटिव ऑप्टिमा और चौथा इनफिजिबल सॉल्यूशन का आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिजेनरेसी का केस पढ़ेंगे कि ये किस तरह से आ सकता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो हम देखते हैं कि डिजेनरेसी एक्चुअली होता क्या है। इन सम केसेस देयर इज़ अ टाई बिटवीन द रेशियो ऑफ टू बेसिक वेरिएबल्स। इसका मतलब यह है, जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम होता है उसके अंदर हमारे पास जो टेबल में वेरिएबल्स बनते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हम रेशो फाइंड करते हैं। तो रेशो में जो मिनिमम पॉजिटिव नंबर होता है उससे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो मिनिमम पॉजिटिव एक जैसे आ जाएं तो हम उनमें से कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम डिजेनरेसी का केस अप्लाई करते हैं कि दो मिनिमम सेम पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो हम उनमें से कौन से वाले को चूज़ कर सकते हैं। हमें पता है जब भी सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं उसका, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। तीसरे स्टेप में उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। चौथे स्टेप में हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके बाद हम एक फिफ्थ स्टेप में एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए। उस टेबल से हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है, उस सोल्यूशन की वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके। अब इन स्टेप्स को देखते हुए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। हम पहले अपने क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लेते हैं, ओवरऑल इसमें देख लेते हैं। हमने सबसे पहले इसी तरह स्टेप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, फिर हमने इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिखा है, उसके बाद हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, उस टेबल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस लगाए हैं। उसके बाद हमने तब तक टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं जब तक हमारे पास जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती है। जब जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो वहाँ से हमारे पास ऑप्टिमम सोल्यूशन मिला है, उसको हमने वेरिफिकेशन करने के लिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया और हमारा आंसर यहाँ से वेरीफाई हो गया है। यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसे स्टेप वाइज देखते हैं कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास डिजेनरेसी का एक केस है, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। इसमें दो कंस्ट्रेंट हमें गिवन है और कंडीशन है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, हमने पहले स्लैक वेरिएबल्स ऐड किया। पहले इक्वेशन में s1 ऐड किया, दूसरे में हमने s2 ऐड किया, तभी वो इक्वेशंस बनी है, दोनों कंस्ट्रेंट चेंज हो गए हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी हमने जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं वो 0 कॉस्ट के साथ ऐड करनी होती हैं। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ये वो तीनों इक्वेशंस हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कह के पहली और दूसरी तीसरी तीन इक्वेशंस के नेम दे दिए हैं। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन, यानी कि x1 x2 स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने इनको 0 पुट करना होता है। ठीक है, जब हमने x1 x2 को 0 पुट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म की जब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं उसके अंदर जब हम इनको 0 पुट करते हैं तो हमारे पास s1 8 आ जाता है, और हम तीसरी इक्वेशन में x1 x2 को 0 पुट करते हैं तो s2 हमारे पास 4 आ जाता है। इसका मतलब s1 और s2 हमारे पास ग्रेटर आ गए हैं 0 से। तो हमारी जो कंडीशन थी, जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो हमने स्लैक वेरिएबल्स लगाए थे वो भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, वो भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब कि जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन देती हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे उनकी सोल्यूशन लाई करती हैं। ठीक है, हमने ये वाला स्टेप सिर्फ हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम अपना एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें हम जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कॉलम वाइज नेम दे देते हैं, x1 x2 s1 s2, और जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स होते हैं हम उन्हें बेसिक वेरिएबल के कॉलम में लिख देते हैं, s1 s2 को। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो पहली जी की जो पहली रो है उसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी थी उसमें जो पहली इक्वेशन है उसमें हमने जी में देखना है x1 x2 s1 s2 के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, उनको इस रो में हम पुट करते जाएंगे। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं। उसमें जो पहली इक्वेशन है उसमें देखो तो जी के अंदर x1 के साथ -3 है, x2 के साथ -9 है, s1 के साथ 0 है और s2 के साथ 0 है, और इसके राइट हैंड साइड पर हमें 0 है मिला हुआ। तो ठीक है, अब हम जी की रो जो हमारे पास टेबल में है उसके अंदर -3 -9 0 0 और 0 पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टेबल है
उसमें हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर लिया, x1 के साथ नीचे -3, x2 के नीचे -9, s1 के नीचे 0, s2 के नीचे 0, राइट हैंड साइड पे 0। अब ऐसे ही हम s1 के लिए देखेंगे, s1 की रो में जाएं तो दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो उसके लिए इसमें हमारे पास x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 4 है, s1 का कोफिशिएंट 1 है, s2 नहीं है तो उसका 0 और राइट हैंड साइड पे 8 है। तो इसी तरह हमने 1 4 1 0 8 इस तरह ही s1 के अंदर हमने इनके कोफिशिएंट्स उनकी वैल्यूज़ को इस टेबल में पुट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हम s2 की रो के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तीसरी इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की तीसरी इक्वेशन में हमारे पास s2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें x1 का कोफिशिएंट 1 मिल रहा है, x2 का 2 है, s2 का 2 है और राइट हैंड साइड पर 4 है। तो 1 2 0 1 4 हम इसे टेबल में पुट कर लेते हैं, 1 2 0 1 4, यानी कि राइट हैंड साइड पर हमारे पास 4 बनता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज़ का है, तो उसके लिए हमारे पास केस होता है कि हमने जी की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी होती है। तो जी रो में देखो तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन चूँकि उन्होंने खुद बोला है कि हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना है, किसको, जी के फंक्शन को, यानी हमारा जी का फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ही रो में देखेंगे सिर्फ। तो जी की रो में -9 हमारे पास मोस्ट नेगेटिव था, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो हमने देखा था जो -9 है वो x2 का कोफिशिएंट है, तो x2 के पूरे कॉलम को हमने हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम रेशो लिखते हैं। रेशो होती है हमने राइट हैंड साइड को जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उससे डिवाइड करते हैं, बारी बारी सारी एंट्रीज़ को हम डिवाइड करते जाते हैं और हमारे पास रेशो फाइंड हो जाती है। ठीक है, ये स्टेप हमने करना होता है। तो अब हम 0/-9 करो, राइट हैंड साइड में पहले 0 आता है और x2 में -9 आता है, इसे डिवाइड करने से 0 आ जाता है। फिर नेक्स्ट 8/4 और 4/2। ठीक है, इस तरह करने से हमारे पास जो रेशो निकल जाती है वो 2 0 2 2 निकलती है। हम जी की जो रेशो निकलती है हम उसको नहीं देखते, सिर्फ हमारे पास जो बाकी के वेरिएबल्स होते हैं उनकी रेशो को देखते हैं। तो हमारे पास जो रेशो निकलती है वो 2 और 2 निकलती है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो रेशो निकली है वो 2 और 2 होती है। हम कभी भी रेशो के अंदर नेगेटिव और 0 वाली वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम उनकी जगह पे डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर 2 और 2 गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने एक मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू नहीं देख पा रहे क्योंकि दोनों ही सेम है। यहाँ पर अगर तो 1 और 2 होता फिर हम 1 को सेलेक्ट करते हैं, अगर 2 और 4 होता तो हम 2 को सेलेक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव हो लेकिन सबसे छोटा हो। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास रेशो ही सेम आ गई है, 2 2 आ चुके हैं, तो हम इन दोनों में से किस वाले को सिलेक्ट करेंगे। हम नॉर्मली तो क्वेश्चन सिंपली स्टेप वाइज सॉल्व करते जा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसको हम कहते हैं डिजेनरेसी। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा कि डिजेनरेसी एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पर जब रेशो सेम आ जाती है तो उसके लिए हम डिजेनरेसी का केस को देखा जाता है। जब डिजेनरेसी आ चुकी है तो कौन से वाले 2 को सेलेक्ट किया जाए, तो इसके लिए हम एक और स्टेप करते हैं, उसमें हम एक न्यू रेशो फाइंड करते हैं। अब उस न्यू रेशो का फार्मूला क्या है, उसके लिए हम एक नया कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अब वो कॉलम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, कौन सा लेते हैं, कैसे लेते हैं, हम उसके लिए स्लैक वेरिएबल्स के कॉलम लेते हैं। अब हमारे पास स्लैक वेरिएबल s1 और s2 थे, और अब इन दोनों में से कौन सा कॉलम लेते हैं और कब लेते हैं। एक्चुअली हम s1 और s2 के कॉलम तभी ले सकते हैं अगर उनके अंदर आइडेंटिटी बन रही हो। तो अगर देखा जाए इन दोनों के कॉलम्स में 2/2 की आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, s1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम s1 और s2 इन दोनों में से कोई एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने s1 को सेलेक्ट कर लिया। अब s1 को हम डिवाइड करेंगे x2 से, यानी x2 का कॉलम जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, यानी इस रेशो का जो फार्मूला है वो इस रेशो के ऊपर लिखा हुआ है, s1 और x2। ठीक है, तो इसी तरह s1 का जो पहला एलिमेंट है वो 0 है और x2 का -9 है। उस 0 और -9 से हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, s1 का दूसरा जो एंट्री है वो 1 है और x2 की दूसरी है 4, तो 1/4 हमारे पास 0.25 बन जाता है। और s1 का जो लास्ट एंट्री है वो 0 है और x2 की लास्ट 2 है, तो 0/2 हमारे पास 0 बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो ये रेशो फाइंड हुई है, अब ये हमारे पास सेलेक्ट करेगी कि हमने कौन से वाले 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम इस रेशो के अंदर हमारे पास जो हमने देखना होता है जी वाली रेशो तो हम नहीं देखता। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेशो में कभी भी नेगेटिव और 0 वाली वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करते, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास हमारी रेशो नहीं है। हमने यहाँ पर जस्ट ये चेक करने के लिए कि कौन से वाली रेशो हमारे पास मोस्ट
मिनिमम वैल्यू देती है, ठीक है। मतलब कि हमने जो 2 और 2 जो हमारी पहली रेशो थी उसमें जो दो वैल्यूज़ आई थी सेम 2 और 2, उन दोनों में से भी कौन सी ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। तो इस रेशो में देखा जाए तो 0.25 और 0 ये दो वैल्यूज़ आई हैं, तो इसमें ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0 ऑब्वियसली। तो इसका मतलब वो 0 रेशो के लास्ट रो में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट वाला 2 है, पहली रेशो में जो लास्ट वाला 2 है, हम उस वाले 2 को सेलेक्ट करेंगे, यानी हम लास्ट रो को सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास लास्ट रो सेलेक्ट हो चुकी है हमारे पास तो यहाँ से देखो हमारे पास एक कॉलम ऑलरेडी सेलेक्ट है x2 का, और s2 की हमारे पास रो सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनके दरमियान में जो कॉमन एलिमेंट आता है वो हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। यानी x2 का जो कॉलम है उसमें x2 हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है, और s2 की जो रो है उसमें s2 हमारे पास लीविंग वेरिएबल है, और इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो 2 है, जो कि रो में भी आता है और कॉलम में भी आता है। इस 2 को हम की एलिमेंट कहते हैं और इसको हम पाइवेट एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो की एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो की एलिमेंट 2 आया है, तो नेक्स्ट टेबल हम इसे 1 बना लेंगे रो ऑपरेशन लगाकर, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो की एलिमेंट है वो यहाँ पर 2 आया है। अब जिसका कॉलम हाईलाइट था वो x2 था, तो इसका मतलब x2 हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होता है। हमेशा जो कॉलम हाईलाइट होता है उसका वेरिएबल हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टेबल में जो एलिमेंट वेरिएबल रिलीव करेगा उसकी जगह वो एंटर होगा। अब हमारे पास जो रो हाईलाइट हुई थी, रो का जो भी वेरिएबल होता है वो हमारे पास लीविंग वेरिएबल होता है। रो हमारे पास थर्ड सेलेक्ट हुई थी, उसमें s2 वेरिएबल था, s2 हमारा लीविंग वेरिएबल है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हम 2 को 1 बनाएंगे और लीविंग वेरिएबल को लीव करा के एंटरिंग वेरिएबल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम एक नया टेबल लिख लेते हैं। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉलम वाइज होते हैं वो सारे वेरिएबल्स ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ लीविंग वेरिएबल में चेंज दिख जाती हैं बेसिक वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो की एलिमेंट है वो 2 है, हमने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। पहले देखेंगे की एलिमेंट किस में आ रहा है, किस रो में। हमारे पास s2 के अंदर की एलिमेंट 2 आ रहा है, तो इस 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब हम s2 को 2 से डिवाइड करेंगे इस पूरी रो को, तो हमारे पास जो की एलिमेंट है वो 1 बन सकता है, ठीक है। उसको 1 बनाने के लिए हमने s2 की रो को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अब हम देखेंगे जो हमारे पास s2 है ये हमारे पास लीविंग वेरिएबल है, तो हमने नेक्स्ट टेबल में इसकी जगह एंटरिंग वेरिएबल लिखना है। यानी नेक्स्ट टेबल में इस s2 की जगह पर हम x2 लिखेंगे, क्योंकि x2 हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है, s2 लीव कर जाएगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपना पहला रो ऑपरेशन लिख लिया, यानी कि s2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास क्या बनेगा, x2 की रो बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो s2 था उसकी पूरी रो को हमने 2 से डिवाइड करना है। हमने पहला रो ऑपरेशन लिख लिया है जो कि हमारे पास बन जाएगा x2, क्योंकि नेक्स्ट टेबल में हमने s2 की जगह x2 लगाना है। नेक्स्ट टेबल में हमने s2 की जगह x2 लगा दिया। अब हमने x2 में कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है जो हमने रो ऑपरेशन लगाकर फाइंड करनी है। हमने s2 की सारी वैल्यूज़ को लिख के उनको 2 से डिवाइड कर देना है। हमने s2 की सारी वैल्यूज़ को लिख लिया, उसके बाद उन सबको 2 से डिवाइड कर दिया हमारे रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, यानी x2 की हमारे पास पूरी रो फाइंड हो गई है, ठीक है। जो हमारे पास की एलिमेंट था वो 1 बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है कि की एलिमेंट जो 1 बना है इसके ऊपर की और नीचे के इस कॉलम की सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो करना होता है। चूँकि हमारे पास x1 के ऊपर 2 एंट्रीज़ आ रही हैं, उनको हमने ज़ीरो करना है। उनको कैसे करना है, रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। इस पिछले टेबल में हमारे पास इनके ऊपर 4 और -9 था, तो अब हमने जो हमारा की एलिमेंट 2 है इसके ऊपर जो 4 है, हम पहले इस 4 को 0 बनाते हैं। ऑब्वियसली 4 में से 4 माइनस किया जाए तो ही 0 बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4, इसके अंदर हमारे पास s1 में 4 आ रहा है और x1 में हमारे पास 1 है। अगर हम x1 को 4 से मल्टीप्लाई करके s1 में माइनस करा दें तो 4 - 4 0 हो सकता है। तो इसके लिए हम एक रो ऑपरेशन लिख लेंगे, s1 - 4x2। x2 हमारे पास नेक्स्ट टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें वहाँ पर 1 है और s1 में यहाँ पर 4 है, तो उस 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई कराया, s1 - 4x2। इससे ये होगा कि s1 की पूरी रो चेंज हो जाएगी
तो नेक्स्ट टेबल में हम S1 की रो में ये ऑपरेशन लगा देते हैं। अब हमने रो ऑपरेशन को इसके अंदर लिख दिया है। हमने S1 की सारी एंट्रीज़ और X2 की सारी एंट्रीज़ इस रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सारी पुट कर दी हैं। अब हम इन सारी एंट्रीज़ को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, यानी S1 की हमारे पास रो बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वहाँ पे हमने देखा है कि S1 में उस जगह पर 0 बन चुका है जो हमें चाहिए था। अब हमने Z की उसी कॉलम में वहाँ पर 0 बनाना है। तो अब हम देखेंगे Z में वहाँ पर -9 है, तो -9 में +9 किया जाए तो ये 0 हो सकता है। तो हम X1 में जो 1 है उसके साथ 9 मल्टीप्लाई करके Z में ऐड करते हैं, तो Z + 9X2 ये रो ऑपरेशन हमने लिख लिया है। अब इसमें इस रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग Z की रो में हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, Z की और X2 की। ठीक है, तो हमने इस रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आए हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं। हमारे पास जो की एलिमेंट था 1, उसके ऊपर हमने दोनों 0 बना लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट फिर से वही प्रोसेस होता है, Z में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब Z के अंदर तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो Z पॉजिटिव हो गया। जब भी हमारे पास Z पॉजिटिव हो जाता है तो हम नेक्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करते, वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो 0 बिकम्स पॉजिटिव, वी स्टॉप आवर सोल्यूशन बाय स्टॉपिंग रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स में हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं उनका हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो Z है उसका राइट हैंड साइड में आंसर 18 आया है, S1 का राइट हैंड साइड में देखो आंसर 0 आया है, और X2 का राइट हैंड साइड में आंसर 2 आया है। अब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल के कॉलम में जो वेरिएबल्स थे वो Z, S1, X2 था, तो इनका हमारे पास आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, Z, S1, X2 हमारे पास बेसिक है। रिमेनिंग जो वेरिएबल्स हमारे पास रह जाते हैं वो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। ओवरऑल हमारे पास सिर्फ 4 वेरिएबल्स है, X1, X2, S1, S2। तो इनमें से हमारे पास इनमें से जो हमारे पास बच जाते हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, और हमने उनको यहाँ पर लिख लिया है। X1 = 0 और S1 = 0। चूँकि हमारे पास फाइंड नहीं हुए तो हम इन दोनों के वैल्यूज़ को 0 लगा देंगे। हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स थे एक्चुअली वो S1 और X2 थे, और ये हमारे पास Z के फंक्शन में आ रहे थे, तो Z की वैल्यू 18 आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इनको Z के फंक्शन में ही पुट करेंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, Z = 3x1 + 9x2। अब हमने इसमें Z, X1 और X2 इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास देखा कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब ये आंसर वेरीफाई है, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, इस दूसरी इक्वेशन के अंदर भी हम X1, X2, S1 इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो इस इक्वेशन में हमने X1, X2, S1 की वैल्यूज़ को पुट किया, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम तीसरी इक्वेशन में भी वेरीफाई करना चाहें तो हम तीसरी इक्वेशन में भी कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो वो भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन का आंसर आया था वो बिल्कुल ठीक है। हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है। हमने अपने क्वेश्चन के जो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड किया था उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे।